नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोक साहित्य या जनपदीय साहित्य पर बात कर रहे हैं। लोक साहित्य और जनपदीय साहित्य को समझने के क्रम में हम सब ने यह जानने की कोशिश की कि लोक साहित्य में जो शामिल लोक है या जन है या जो साधारण जनता है या वह समूह जिसको यहाँ पर कहीं न कहीं स्थान दिया जाता है, वह कौन है? वह किस स्वरूप में दिखाई पड़ती है? वो कौन से समाज में रहती है या उसका दायरा क्या है? वो कौन-सी घटनाएँ अपने इर्द-गिर्द होते हुए या करते हुए स्वयं को घटित होते हुए अनुभव के रूप में सृजित करती है। ये सभी कुछ हम सब ने इससे पूर्व देखने की और भली प्रकार समझने की कोशिश की। तत्पश्चात हम लोगों ने यह भी जाना कि जो लोक साहित्य या जनपदीय साहित्य है, उसका एक विस्तृत फलक हम हमारे समक्ष दिखाई पड़ता है। उस विस्तृत फलक को हम उसके विविध रूपों के रूप में या विविध शैलियों के रूप में भी देखा था और समझा था। इसी क्रम में हम लोगों ने यह जाना कि जो इसके अनेक विधाएँ इसमें जो शामिल की जाती हैं, जो शामिल होकर कहीं न कहीं लोक साहित्य या जनपदीय साहित्य का एक विस्तार करती हैं, वो कौन है? तो उस क्रम में हम लोगों ने लोकगीतों को पढ़ा और लोकगीतों पर भली प्रकार समझने की कोशिश की। तत्पश्चात हम लोगों ने लोक गाथा, लोक कथा का भी अध्ययन किया और यह जानने की कोशिश की कि यह होता क्या है, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है तथा यह अन्य विधाओं के से इतर इसका क्या स्वरूप है, किस तरीके से यह अपना स्थान रखता है, इसको हम लोगों ने देखा और समझा भी। इसके बाद हम लोगों ने लोक नाटकों पर बात किया कि लोक नाट्य क्या होता है, लोक नाट्य हम किसे कहेंगे तथा लोक नाट्य तथा साधारण जो शिष्ट शिष्ट नाट्य है या कहीं मंचीय जो नाट्य होता है, जो कहीं थिएटर का जो पारसी थिएटर का जो नाटक खेला जाता है, उसमें और लोक नाटकों में किस तरीके से अलगाव देखने को मिलता है। इसी के साथ जो नुक्कड़ नाटक होता है, उसका स्वरूप क्या लोक नाटकों के कहीं न कहीं समकक्ष ठहरता है, इसको भी हम भली प्रकार से समझने की कोशिश कुछ किए और आज हम दूसरे जो क्लास है जो लोक नाट्य का, उसमें देखने की कोशिश करेंगे और इस पे जो भी कुछ बिंदु जो ज़रूरी लगता था कि कहीं न कहीं लोक नाट्य में इसे शामिल करना चाहिए, उसको हम यहाँ पर बात करेंगे और भली प्रकार समझने की कोशिश करेंगे। चूँकि लोक नाट्य पर जब बात हम करते हैं या लोक नाट्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो यह जानने की ज़रूरत हमें अनवरत होती है कि यह लोक नाट्य में जो नाट्य शब्द आ रहा है, नाटक जो शब्द आ रहा है, वह कहीं न कहीं भारतीय परंपरा के उसी नाटक का कहीं न कहीं स्वरूप है जो भरत मुनि से नाट्य शास्त्र की परिकल्पना होते हुए आज वर्तमान समय में जो नाट्य का स्वरूप हम थिएटर या रंगमंच के माध्यम से देख पाते हैं, क्या वही कहीं न कहीं आज भी अनवरत चलती आ रही है या उसी को हम इस लोक नाट्य में शामिल करते हैं या इसकी परिकल्पना कहीं और या दूसरी तरफ दिखाई पड़ती है? तो जैसा कि हम यह जानते हैं कि जो लोक नाट्य है वो लोगों के बीच से लोगों के समूह से कहीं न कहीं इसका निर्माण हुआ है, इसकी कहीं न कहीं उत्पत्ति हुई है। तो लोगों के समूह से उत्पत्ति होने से तात्पर्य है कि इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है वो जब यहाँ पर मनुष्य की स्थिति उत्पन्न होती है, जब यहाँ मनुष्य अवतरित होता है, मनुष्य के पास विवेक या बुद्धि की स्थापना होती है, तब से कहीं न कहीं यह माना जाता है कि लोक नाट्य की परिकल्पना हमारे जो समाज है या जो पुरातन जो संस्कृति है, उसमें कहीं न कहीं डेवलप होती हुई दिखाई पड़ती है। मुनि का जो लोक नाट्य है जो नाट्य शास्त्र है, वह बहुत बाद की चीज़ मानी जाती है और यह माना जाता है कि वह शिष्ट साहित्य के कहीं न कहीं इर्द-गिर्द ठहरता है। उसका अपना एक नियम है, एक अपना एक स्वरूप है, एक एक अपनी परिकल्पना है, जिसमें कहीं न कहीं एक थ्योरिकल जो चीज़ें होती हैं, उसको दिखाने की, प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है।
जबकि लोक नाट्य के साथ जो लोक जुड़ा है, इससे पूर्व भी हम लोगों ने जाना कि जब लोक का जुड़ाव हो जाता है तो उसमें कहीं न कहीं किसी नियमबद्धता की ज़रूरत नहीं होती है, किसी सधधज कर प्रस्तुतिकरण की व्यवस्था नहीं होती है, ना कोई चमत्कारिक हाव-भाव की प्रस्तुति होती है, बल्कि वह बिल्कुल अपनापन या कहीं न कहीं आमजन के बीच की उन घटनाओं को प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है, जो बिल्कुल अपने यथार्थ स्वरूप में प्रदर्शित होते हुए दिखाई पड़ती है। तो कहीं न कहीं इससे यह एक बात तय होता है कि जो लोक नाट्य है और जो शिष्ट साहित्य का जो नाट्य है, उन दोनों में कुछ तो फ़र्क दिखता ही है। और इसी फ़र्क को हम यहाँ कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, तो निश्चित तौर पर यह जान पाएँगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क हमें देखने को मिलता है। पहली बात तो यह है कि लोक नाट्य जो होता है, वो भारतीय मिथक के आधार पर प्रदर्शित किए जाते हैं और इसमें सामान्य जो जनता होती है, उसी से कहीं कथानक लिए जाते हैं। कथानक का स्वरूप जो है वो सामान्य जनता के ही इर्द-गिर्द होता है, यह कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें जो भी घटनाएँ प्रदर्शित की जाती है, इसके माध्यम से जो भी स्वरूप समाज का इंगित किया जाता है, वह लोक जनजीवन से ही जुड़ा हुआ या लोक जनजीवन में घटित उन घटनाओं से ही कहीं न कहीं जुड़ी हुई घटनाएँ होती हैं। इससे यह तय होता है कि कहीं न कहीं इसमें प्रदर्शित किए करने वाला, इसमें दिखाया जाता है, इसमें जो भी इंगित किया जाता है, वह सामान्य जनजीवन के ही कहीं न कहीं बीचों-बीच की घटनाएँ होती हैं। अब एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें जो प्रदर्शित करने की कोशिश लगभग हमारे पुरातन समय से चली आ रही है, वह मिथकीय या पौराणिक जो किस्से हैं, जो कहानियाँ हैं, जो घटनाएँ हैं, या जो जो नायक प्रवृत्ति की जो अपनी एक ख़ास शैली है, जिसके कारण नायक का अपना पहचान है, उसको कहीं न कहीं यहाँ दिखाने की कोशिश की जाती है। जैसे राम का चरित्र हुआ, कृष्ण का चरित्र हुआ, परशुराम का चरित्र हुआ, या जो भी इस तरह के नायक हुए, दुष्यंत का चरित्र हुआ, ये सभी नायक कहीं न कहीं आम जनजीवन के नायक के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं और एक शिष्ट साहित्य के नायक के रूप में भी हम देखते हैं। फ़र्क हमें यह समझना है कि जब मिथकीय और पौराणिक इस तरह के नायकों को शिष्ट साहित्य भी कहीं न कहीं अपनाता है और लोक साहित्य भी इसको अपनाता है, तो दोनों में डिफ़रेंट क्या है? दोनों में क्या अलगाव है? तो इस दोनों को अलगाव करने की हमें यहाँ कोशिश नहीं करना चाहिए, बस शर्ते यह समझने की कोशिश करना है कि वह लोक साहित्य में किस तरह से प्रदर्शित होता है और शिष्ट साहित्य या जो थिएटर होता है, जो पारसी स्वरूप होता है थिएटर का, उसमें किस तरीके से उसका मंचन किया जाता है। तो इससे पहले हम लोक नाट्य की विधाओं को, लोक नाट्य के स्वरूप और लोक नाट्य की प्रदर्शनी जो विशेषताएँ हैं, उसके माध्यम से बताते हुए आप लोगों को यह बताया भी था कि अगर उसी नायक को, जो शिष्ट साहित्य का नायक है, अगर उसको ही लोक मंचन के हिसाब से प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ जो प्रदर्शन होता है, वह बिल्कुल सामान्य जनजीवन के कहीं न कहीं इर्द-गिर्द होता है। यानी उसी स्वरूप, उसी वेशभूषा, उसी हाव-भाव, उसी वाणी का प्रयोग किया जाता है, जिस वाणी या जिस वेशभूषा में वह स्थानीय जन अपने को पाता है। जबकि यही अंतर अगर हम देखने की कोशिश करें शिष्ट साहित्य में, तो वहाँ पे शिष्ट साहित्य के माध्यम से जिस नाटकों में अगर राम का स्वरूप प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है, तो उनका जो पहनाव-ओढ़ाव है, बिल्कुल वह आदर्श नायक या किसी संपन्न नायक के तौर पर दिखाया जाएगा। वहाँ प्रदर्शित होता हुआ जो नायक होगा, जो राम होंगे, वह बिल्कुल यह प्रदर्शन कर देंगे कि वह एक राजा के पुत्र हैं, एक बड़े घर के पुत्र हैं, एक धनी वर्ग के कहीं न कहीं घर के लड़के हैं। जबकि यह लोक नाट्य में लोक जो जीवन से जुड़ी हुई है, जो नाम राम का प्रदर्शन होगा, वह राम बिल्कुल सामान्य जनजीवन के राम होंगे। उनका पहनाव-ओढ़ाव भी सामान्य जनजीवन से ही जुड़ा होगा। तो ये फ़र्क यदि हम समझ पाते हैं, तो निश्चित तौर पर दोनों के बीच विभेद को हम समझ पाएँगे। यही भाषा को लेकर होती है। भाषा में कहीं न कहीं शिष्ट साहित्य में संस्कृत का प्रयोग या जो परिनिष्ठित हिंदी होती है, उसका प्रयोग करने की कोशिश उस नायक के माध्यम से किया जाता है। नायक यदि वाचन करता है, अपनी अपनी संवाद योजना को कहीं न कहीं प्रस्तुत करता है, तो उसमें उसके जो वाक्य होते हैं, जो वाक्य संरचना होती है, वो उसमें संस्कृत और हिंदी का जो मिश्रण होता है, या हिंदी से जो वाक्य की भावधारा व्यक्त की जाती है, वह बिल्कुल परिनिष्ठित होती है, बिल्कुल सधी हुई हिंदी होती है। जबकि लोक नाट्य में जो भाषा होती है, जो नायक कहीं न कहीं प्रदर्शित करता है, बोलता है, उसको स्पष्ट करता
करता है वह बिल्कुल आम जनजीवन की भाषा होती है, बोली होती है, जो स्थानीय समाज में बोली जाती है, जो उनके आस-पास कहीं न कहीं उन्हीं के बीच में बोली जाती है, उसी भाषा, उसी बोली का उसमें पुट होता है, उसी भाषा, उसी बोली का कहीं न कहीं योजना उसमें की जाती है। इसके साथ-साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि रंगमंच की सज्जा जो की जाती है, वह कहीं न कहीं दोनों में डिफरेंट होती है। रंगमंच की सज्जा में उसमें बनावटीपन ज़्यादा देखने को मिलता है, उसमें वो चमत्कारिक रूपों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बादलों की गर्जना, बारिश का कहीं न कहीं स्वरूप, तेज़ हवाओं का बहना या प्रकृति का जो नेचर का जो जैसे पेड़-पौधों का कहीं न कहीं कृत्रिमता के तौर पर वहाँ प्रदर्शन, ये शिष्ट साहित्य के नाटकों में या शिष्ट नाटकों में देखने को मिलती है। लेकिन लोक नाटकों में इसका स्वरूप नदारद होता है, ये बिल्कुल उसी रूप को प्रदर्शित करते हैं केवल हाव-भाव से, जैसे कि हम समझ भी जाते हैं और जो लोकमानस है उसको भली प्रकार अपने आत्मसात भी कर लेता है अपने अंदर। तो ये लोक नाट्य में कहीं न कहीं भाषा के स्वरूप पर, पहनाव-ओढ़ाव के स्वरूप पर, बोली के स्वरूप पर और रंगमंच की सज्जा के स्वरूप पर, ये सभी कुछ जो अलगाव देखने को मिलता है, यह बताने की कोशिश इसके माध्यम से की जाती है कि किस तरीके से जो लोक नाट्य है अपनी एक ख़ास अलग पहचान रखती है या अपना अलग पहचान बनाए हुए है। तो ये हम समझने की भली प्रकार यहाँ कोशिश पहले भी कर चुके हैं कुछ बिंदुओं को यहाँ पर और हम देखकर इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज़ इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसा कि पहला पॉइंट भी इसमें प्रदर्शित हो रहा है कि कहीं न कहीं इसमें लोक से जुड़े हुए जो कथानक होते हैं, लोक जीवन से जुड़े होते हैं और मिथकीय या पौराणिक या ऐतिहासिक पात्रों को या घटनाओं को इसमें स्थान दिया जाता है। ये पहले से भी चला आ रहा है और आज भी बहुत कुछ हम देख पाते हैं या समझ पाते हैं। तो ये हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। लोक नाटकों में जनता के भावों की संपूर्ण अभिव्यक्ति होती है क्योंकि लोक से अधिक जुड़ा होता है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि लोक साहित्य का जुड़ाव ही लोक से है, उस जनमानस से है, उस सामान्य जनता से, इसीलिए उस सामान्य जनता की अभिव्यक्ति उसी के बीच की घटनाएँ या उसी के आस-पास की घटने वाली उन सभी समस्याओं का, वो सभी परिघटनाओं का कहीं न कहीं सादृश्य या कहीं न कहीं उपस्थिति हम लोक नाटकों के माध्यम से या लोक मंचन के माध्यम से देख पाते हैं। भारत में रंगमंच के जीवित रखने में लोक नाट्य परंपरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लोक नाट्य में जनसमूह की भावनाएं संवादों के माध्यम से किसी कथा वृत्ति में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गीत, नृत्य एवं संगीत महत्वपूर्ण है। लोक नाट्य में प्राचीन, ऐतिहासिक और लोक वार्ता की प्रधानता होती है। यहाँ काल्पनिक प्रेम कथाओं को भी अपने विषय के रूप में लाते हैं। इनका प्राय रूप लौकिक होता है। देखिए, अब इससे पहले हम एक चीज़ आप लोगों को बता भी चुके हैं कि जो लोक नाट्य होता है उसमें उसको रुचिकर बनाने के लिए ताकि वो उबाऊपन से उसको दूर किया जाए, उसमें संगीत, गीत, नृत्य ये सभी कुछ उसमें शामिल किया जाता है। साथ-साथ ही यह भी शामिल किया जाता है कि वो जो वहाँ की पारंपरिक जो धुन होती है, पारंपरिक जो सज्जा होती है, जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं या पारंपरिक जो संगीत है उसको कहीं न कहीं उसमें पिरोया जाए, उसमें शामिल किया जाए। इससे क्या होता है कि जो लोकजन है वो बिल्कुल उसके करीब ठहरता है, उसको जोड़ पाता है। उसे लगता है कि बिल्कुल ये हमारे जीवन की घटनाएँ इससे प्रदर्शित की जा रही है, हमारे जनजीवन से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ यह मिथकीय जो रूप है वह प्रदर्शित हो रहा है। यानी हमारे ही आस-पास के ये सभी पात्र कहीं न कहीं प्रदर्शित हो रहे हैं। इससे उन्हें ये आभास नहीं होता है कि जो राम हैं किसी शिष्ट घर के व्यक्ति हैं, किसी धनी वर्ग के व्यक्ति हैं, किसी राजा वर्ग के व्यक्ति हैं, किसी हमसे हमसे अलग आव के व्यक्ति हैं। अगर ऐसा महसूस होता तो उनसे जो भी प्रदर्शित होती, जो भी रस धारा प्रवाहित होती, जैसे अलग-अलग घटनाएँ उनको प्रदर्शित जैसे लक्ष्मण को बाण लगने से वो भाई का जो प्रेम प्रदर्शित करते हैं, इसी तरीके से पिता-पुत्र का जो प्रेम उन्होंने दशरथ और राम के साथ जो प्रदर्शन हुआ है, उसका कहीं न कहीं स्वरूप जो लोक जनमानस अपने कहीं न कहीं जीवन से जोड़ पाता है, वो नहीं प्रदर्शित हो पाता। ये सिर्फ़ अगर हम देखने की कोशिश करें, तो यह शिष्ट साहित्य में बखूबी दिखाई पड़ता है, लेकिन लोक साहित्य में इसकी परिकल्पना, इसके स्वरूप हम बहुत कम देख पाते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि इसमें कुछ काल्पनिक जो गाथाएँ हैं, काल्पनिक जो प्रेम की जो कथाएँ इसमें शामिल की जाती हैं, तो ये केवल चीज़ों को उबाऊपन को या अरुचिकर चीज़ों को दूर करने की कोशिश से की जाती है, ताकि जो जनमानस है उसमें जुड़
जुड़ पाए और अपनी सभी उन सभी स्थितियों को कहीं न कहीं महसूस कर पाए, जो कहीं न कहीं लोक मंचन के माध्यम से अभिनय कला के माध्यम से उसके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। इसमें घटनाओं का समावेश तीव्र गति से होता है। इसमें घटनाओं के शिल्प विधान के स्थान पर जीवन की झांकियाँ सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं। देखिए, इसमें जो भी घटना प्रदर्शित की जाती है, वो अलग-अलग स्वरूपों में प्रदर्शित की जाती है और एक के बाद एक सभी घटनाएँ कहीं न कहीं लोगों के बीच समक्ष प्रस्तुत की जाती है, ताकि वह एक-एक घटना को भली प्रकार समझ सकें और उसको अपने जीवन से जोड़ पाएँ। लोक नाट्य में जो विषय होती है, विषय की विविधता होती है, इसमें पौराणिक एवं धार्मिक विषय को ज़्यादातर उठाया जाता है। ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि किस तरीके से पौराणिक जो जो विषय होते हैं, किस तरीके से धार्मिक जो विषय होते हैं, उसको यहाँ स्थान दिया जाता है और यही कारण है कि जो विषय में विविधता होती है, अलग-अलग जो विषय होते हैं, कभी-कभी धार्मिक विषय होता है, कभी राजनीतिक विषय होता है, कभी आर्थिक विषय होता है, कभी सामाजिक विषय होता है, कभी सांस्कृतिक विषय होता है, कभी जीवन के प्रेम रति जो क्रिया होती है उससे कहीं संबंधित विषय होता है, कभी कारुणिक विषय होता है। तो ये अलग-अलग विषयों का जो स्वरूप हम देख पाते हैं, यह विविधता को कहीं न कहीं बताने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से लोक नाटकों में भी अलग-अलग विविधताओं का स्वरूप हम देख पाते हैं। इसमें प्रेम और शौर्य गाथाएँ कहीं न कहीं शामिल हैं। वीरतापूर्वक, प्रेमपूर्वक, धार्मिक तपस्या, आडंबर, पतिव्रता, ये सभी चीज़ें इससे कहीं न कहीं शामिल करके और ये बताने की कोशिश होती है कि समाज में किस तरीके से कुरीतियाँ, किस तरीके से जो अन्याय है परंपराओं के माध्यम से उन सब का कैसे हमारे समाज का विघटन हो रहा है, या समाज में किस तरीके से वो अनवरत अपना एक तरह से दीमक के समान लगकर खोखला करती जा रही है। इसको कहीं न कहीं बताने और समझाने की कोशिश इन कथाओं के माध्यम से या इन स्थितियों के माध्यम से किया जाता है। पात्रों का जो चयन होता है, उनकी वेशभूषा सभी कुछ उन्हीं के अनुरूप होती है। जो स्थान विशेष होता है, जहाँ यह प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है, उसी के अनुरूप यह कोशिश होती है कि किस तरह का हमारा दर्शक है, किस तरीके के लोग सुनने वाले हैं, उन्हीं के अनुरूप कहीं न कहीं इसको बताने या समझाने की कोशिश की जाती है। इसमें मंझे हुए कलाकार अभिनय में सजीवता लाने की कोशिश करते हैं और साथ ही वो अपने तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ते जाते हैं, ताकि वो जीवन से उन लोगों को जोड़ पाएँ जो जो पात्र को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो सामने बैठकर दर्शक देख रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी इसमें अभिनय करने वाले लोग हैं, अभिनय करने वाले जो भी कलाकार होते हैं, वो उन्हीं लोगों के बीच के होते हैं जो लोग दर्शक दीर्घा में बैठे होते हैं और उस दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों को ही कहीं न कहीं अनुभव के आधार पर इतना कुछ समझ हो चुका होता है कि वह राम को, अगर अभिनय राम का चरित्र अभिनय कर रहे हैं, तो राम को किस तरीके से प्रस्तुत करें ताकि वो जनमानस या लोग उस राम को अपना समझकर अपनाए और अपने तरीके से समझ पाए कि हाँ, वही राम बिल्कुल हमारे जीवन से हैं। इसके लिए वह अपने आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक सभी पक्ष होते हैं। आंगिक कहने का मतलब अंगों के माध्यम से, वाचिक कहने का मतलब वाणी के माध्यम से, आहार्य मतलब होता है वेशभूषा के माध्यम से और सात्विक का मतलब होता है जो सत्व से कहीं न कहीं हूबहू परिस्थिति अनुकूल वो आपके भाव निर्मित हो जाए। ये सब भावों के प्रकार हैं। तो जो भाव आप अंगों के माध्यम से पात्रों जो जो अभिनय करने वाला अभिनय करता है उसको देख पाते हैं, तो वो अंगों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, वेशभूषा के माध्यम से, ये सभी जो भी प्रदर्शनी करता है वह सभी कुछ हम अनुभव कर पाते हैं एक दर्शक होने के नाते। यही कारण है कि हम उस जो अभिनयकर्ता जो है, जो होने को वो मूल पात्र तो नहीं है जो जीवन का घटनाएं कहीं ना कहीं अपना खुद जीता है, लेकिन वो उस मूल पाठक को या मूल पात्र को वो कहीं न कहीं बिल्कुल हूबहू उतारने की कोशिश इन्हीं सब भावों के माध्यम से करता है और इसमें सफल भी होता है। सफलता तभी उसे मिलती है जब वह मज़ा होगा, जब वह अनुभवशील होगा। तो ये सभी चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं कि किस तरीके से वह अपने वेशभूषा के माध्यम से, अंगों के माध्यम से तमाम तरह की चीज़ें प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। हम भाषा पे भी बात कर चुके हैं कि भाषा का कितना बड़ा महत्व होता है। यदि भाषा सामान्य जन के बीच की नहीं होगी या स्थानीय भाषा नहीं होगी, स्थानीय लोगों के बीच की जो योजना है जिसमें लोग खुद बैठकर जो देख रहा है उसके ही इर्द गिर्द की भाषा नहीं होगी, तो लोग जो नाटक देखते हैं, जो पात्रों का कहीं ना कहीं अनुशीलन करते हैं, वह बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे।
ये अगर भाषा का कहीं न कहीं दुरावपन होगा, भाषा अलग रहेगी, तो निश्चित तौर पर जो पात्रों की स्थिति है, जो दर्शक है, वह इनसे जुड़ नहीं पाएगा। इसीलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि जिस क्षेत्र विशेष में यह नाटक प्रदर्शित हो रहा है या नाटक खेला जा रहा है, उस क्षेत्र विशेष या स्थानीय भाषा का पुट उसमें कायम हो, ताकि वह उससे अपने को जोड़ पाए। एक बिंदु हम लोग पहले भी बात किए थे कि इसमें जो अभिनय करने वाले जो भी लोग होते हैं, उसमें स्त्री और पुरुष की भूमिका निश्चित तौर पर आती है। तो इसमें पुरुष की भूमिका तो पुरुष करता ही है, साथ ही साथ जो स्त्री की जो भूमिका होती है, वो भी पुरुष ही करता है, यानी स्त्री इसमें सहभागी नहीं होती है। लोक नाट्य की एक अपनी खास विशेषता है। तो ये हमें एक समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खासकर इसमें एक और चीज़ ज़रूरत है कि जो इसमें नायक होते हैं, ज़्यादातर शिष्ट साहित्यों में ये देखने को मिलता है कि उसमें आदर्श नायक या उच्च घर के नायकों या कहीं न कहीं श्रेष्ठ नायकों को शामिल किया जाता है। जैसे राम हुए, राम उच्च जो जाति से कहीं न कहीं अपने को ठहरते हैं और धनी वर्ग के संपन्न परिवार से आते हैं, राजा के पुत्र हैं। लेकिन अगर हम लोक नाटकों में देखें, तो लोक नाटकों में इससे कहीं परहेज़ करने की कोशिश की जाती है। अगर राम भी हैं, तो राम एक साधारण व्यक्ति के तौर पर देखे जाएँगे। साथ ही साथ इसमें जो माली का भी बेटा कहीं न कहीं नायक बन सकता है, एक शूर व्यक्ति भी नायक बन सकता है, एक धोखेबाज राजा का बेटा भी नायक बन सकता है, एक निर्दयी जमींदार भी नायक के तौर पर कहीं न कहीं खलनायक या नायक के तौर पर दिखाया जा सकता है, एक गरीब व्यक्ति या भिखमंगा व्यक्ति भी नायक बन सकता है। एक जो असाधारण जीवन जी रहा व्यक्ति है, वो भी नायक के तौर पर यहाँ से दिखाया जा सकता है। तो नायक के रूप में कहने का तात्पर्य है कि वो जो सामान्य जनजीवन में जीता हुआ व्यक्ति है, जिसको हम बिल्कुल अनदेखा करते हैं, बिल्कुल कहीं न कहीं स्थान नहीं देते हैं कि वो नायक लायक नहीं है। जिस तरीके से हमारी कल्पना धीरोदत्त नायक और धीर ललित नायक की कल्पना हम 4 प्रकार के नायकों के जो प्रकार हम जानते हैं, शिष्ट जो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने भी ज़िक्र किया है, वहाँ अगर हम जिस तरह के नायकों की अपनी-अपनी एक श्रेणीबद्ध कल्पना देखते हैं, वो यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ती और ना ही उसकी ज़रूरत यहाँ महसूस होती है। तो ये सभी कुछ हम यहाँ समझ पाते हैं कि किस तरीके के यहाँ पात्रों का कहीं न कहीं योजन होता है और कौन पात्र नायक के रूप में ठहर पाते हैं, तो ये भी हम यहाँ पर देख रहे हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही जो सूत्रधार की भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। सूत्रधार की भूमिका को हम ये भी बता चुके हैं कि किस तरीके से वो उसकी एक भूमिका होती है। वह शुरू में आकर जैसे ही नाटक की शुरुआती चरण होता है, उसके बारे में परिचय देता है, उसकी भूमिका एक तरीके से वो बाँधने की कोशिश करता है और यह बताने की कोशिश करता है कि हम किन परिस्थितियों को, किन बिंबों को या किन दृश्यों को यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे और क्या-क्या योजना हमारी रहेगी। यानी पूरी एक फलक या एक पूरा एक संदेश देने की कोशिश करता है। साथ ही साथ बीच में जो अंकन होता है, बीच में जो कहीं न कहीं जुड़ाव होता है 2 घटनाओं का, उन घटनाओं के बीच में भी आकर वह अपना एक तरह से दोनों घटनाओं के जैसे पहले वाली घटना और जो शुरू होने वाली घटना है, उन दोनों के बीच जोड़ने का भी काम करता है। तो सूत्रधार का जो जो भूमिका होती है, वो मंच पर एक एक साधक की होती है और साथ ही साथ एक कहीं न कहीं महती भूमिका कह सकते हैं, एक बहुत ज़रूरी भूमिका के तौर पर यह अपने को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ यह कहीं न कहीं उसमें नायकत्व के रूप में भी भूमिका लेता है, उसमें पात्र के रूप में भी भूमिका ले सकता है, ये भी एक ज़रूरी होता है। इसमें विदूषक की भूमिका होती है। विदूषक कहने का तात्पर्य है जो हँसाने वाला होता है, जो कहीं न कहीं खेल या इस तरह की चीज़ों को प्रदर्शित करता है और वो अपने हाव-भाव से, अपने वाणी से कहीं न कहीं लोगों का मनोरंजन करता है ताकि लोग उससे कहीं न कहीं अपने को उससे कहीं न कहीं जोड़ पाएँ। तो ये सभी कुछ हम लोगों ने एक-एक करके विधिवत देखा और समझा भी कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं और अलग-अलग जगहों पर इस नाटकों का क्या-क्या स्वरूप देखने को मिला। जैसे बिहार में विदेशिया, हमने भिखारी ठाकुर के जो अत्यंत प्रचलित जो नाटक है, विदेशिया को हम लोगों ने पहले भी देखा था, समझा था कि किस तरीके से विदेशिया की वहाँ भूमिका देखने को मिलती है। इसी तरीके से ब्रजमंडल में रास लीला का खूब प्रयोग किया जाता है। हाथरस में नौटंकी एक अपनी ख़ास पहचान बनाई हुई है। इसी तरीके से
जो कुमाऊँ कुमाऊँ का गढ़वाल क्षेत्र है, वहाँ पर झोरा, चचेरी, छपेली, छोलिया, ये लोक नाट्य वहाँ का बहुत फ़ेमस है। मालवा में माछ का प्रयोग किया जाता है। गुजरात में गरबा जो लोक नृत्य है, उसका प्रयोग किया जिसमें केवल स्त्रियाँ ही भाग लेती हैं। साथ ही इसमें संगीत और का सामंजस्य बखूबी देखा जाता है। पहले भी हम जान चुके हैं कि बंगाल में जात्रा है, महाराष्ट्र में तमाशा है, गुजरात में भवई है, उत्तर प्रदेश में नौटंकी है, मध्य प्रदेश में माच है, राजस्थान में ख्याल है, पंजाब में नकल है। ये सभी लोक नाट्य जो हैं अलग-अलग स्थानों पर अपनी-अपनी एक ख़ास स्थिति या ख़ास पहचान लेकर दिखाई पड़ती हैं और इनकी एक अपनी ख़ास पहचान देखने को भी मिलती है। लेकिन सभी के माध्यम से उन्हीं सभी चीज़ों को प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है जिसके बारे में हम ऊपर ज़िक्र भी कर चुके हैं कि किस तरीके से लोक नाट्य का अपना स्वरूप होता है। उत्तर प्रदेश में रामलीला और रासलीला की तो एक शास्त्रीय विधान है जो आज भी कहीं न कहीं हम ग्रामीण क्षेत्रों में इसको देखते हैं, बखूबी समझते भी हैं इसके बारे में। साथ ही ये सभी कुछ आप देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं किस तरीके से ये सभी चीज़ें और एक महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग पहले भी बात किए थे कि ये इसका जो मंचन होता है खुला होता है, चारों ओर से खुला होता है, तो चारों तरफ से जो दर्शक होता है इसके इर्द-गिर्द बैठकर या इसको कहीं न कहीं आनंदित तौर पर समझने की कोशिश करता है, उसको जानने की कोशिश करता है। जो लोक नाट्य का जो स्वरूप है वो लोक भारतीय मानस में व्याप्त है। ये हम पहले से भी जानते हैं कि जो जन है जब पैदा होता है और उसी समाज में रहता है, उठता-बैठता है, खाता-पीता है, तमाम तरह की गतिविधियाँ करता है, रोज़मर्रा के जीवन में तमाम तरह की घटनाओं को अपने आस-पास घटित होते हुए देखता है। तो ये सभी कुछ कहीं न कहीं वो घटित होते हुए वो पाता है और अपने जनजीवन में उसको कहीं न कहीं व्यक्त करते हुए एक शिष्ट जीवन या अशिष्ट जीवन को व्यक्त करता है यानी सकारात्मक और नकारात्मक सभी पक्षों को अपने साथ व्यतीत करता है तो ये सभी कुछ कहीं न कहीं उसके जीवन में घटित हो रही है और यही जीवन की इस तमाम तरह की चीज़ें उसकी एक अपनी सभ्यता को निर्मित करती है, संस्कृति को व्यक्त करती है। तो ये ख़ास तौर पर ये सभी कुछ हम लोक नाटकों के माध्यम से प्रदर्शित होते हुए देखते हैं, समझते हुए देखते हैं कि किस तरीके से उसका कहीं न कहीं स्वरूप हम यहाँ पर जो लोकजन है, जो लोक में बिल्कुल घटित हो रहा है, उनका कहीं न कहीं स्वरूप हम यहाँ देख पाते हैं या समझ पाते हैं। चूँकि हम पहले भी जान चुके हैं कि लोक नाट्य में जो विशेषताएँ देखने को मिलती हैं किस तरीके से हमें देखते हैं कि सामूहिक भावना का यहाँ विकास होता है। अर्थात जो अभिनय करने वाला जो व्यक्ति है और जो दर्शक व्यक्ति है वो बिल्कुल अपने में आत्मसात हो जाते हैं। इस तरीके से जो प्रदर्शित होता है जो पात्रों को कहीं न कहीं जो अभिनय करता है वो प्रदर्शित करता है कि जो जन समूह है, जो दर्शक है, वो बिल्कुल अपने ही जीवन में घटित हुई घटनाओं को महसूस करता है। तो इस तरीके से वह जुड़ता हुआ जाता है और जुड़ने का यही प्रभाव सामूहिक भावना का विकास होना होता है। तो ये हम देख सकते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने बात भी किया। राजस्थान में गवरी है, हरियाणा में रागनी है, विदेशिया है, बिहार में जो यूपी में नौटंकी है, मध्य प्रदेश में ख्याल है। मध्य प्रदेश में ही माच है और राजस्थान में ख्याल है। तो ये अलग-अलग जगहों पे ये जो मंचन किया जाता है, जो मंच के माध्यम से जो नाटक को प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है, वो किस तरीके से सामूहिक भावना का विकास करने में, लोगों में प्रेरणा भरने, लोगों में जागरूकता भरने, लोगों के बीच कर्तव्य का निर्वहन कराने में अपनी महती भूमिका निभाते हुए दिखाई पड़ती हैं। दूसरा हम लोगों ने अभी ज़िक्र किया कि मंच जो होता है वो खुला होता है, प्रत्येक अंक के बाद गैप होता है, यही गैप और रुकावटों को दूर करने की कोशिश सूत्रधार करता है ताकि वह बीच में गैपिंग का ज़्यादा सिलसिला ना चल पाए। कथानक कसा होता है, कसा होने का मतलब होता है किसी किसी प्रकार की उसमें त्रुटि नहीं होती है, स्त्रियों की भूमिका पुरुष निभाते हैं, संगीत प्रधान होता है, इसको हम पहले भी समझ चुके हैं कि इसमें कहीं न कहीं नृत्य और गीत का की प्रधानता होती है। ये आम जनजीवन या स्थानीय भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है। जिस स्थान विशेष की यहाँ खूबी होती है उसको कहीं न कहीं यहाँ पर शामिल किया जाता है। अपनी संस्कृति और सभ्यता को प्रदर्शित करते हुए उसमें शिक्षा देना या उनके विषय में बताने की इससे कोशिश की जाती है। इसमें भाग लेने वाले जो कलाकार होते हैं वो शिक्षित होते हैं, शिक्षित, प्रशिक्षित या निपुण नहीं होते हैं, बिल्कुल आम जनजीवन के कलाकार होते हैं। हाँ, लेकिन अनुभव के मामले में वो काफ़ी बेहतरीन होते हैं। अनुभव उन पे इतना होता है ताकि वो जिस पात्र का अभिनय कर रहे
रहे होते हैं, जिस पात्र को प्रदर्शित कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल उसको हृदय से प्रदर्शित करते हैं। यही कारण है कि जो लोक जनजीवन है, वो उस पात्र को अपने अपने पास जोड़ता हुआ महसूस करता है। इसमें सामूहिक भावना से जुड़े विषयों को तरजीह दी जाती है, ताकि वह व्यक्ति जो है, वो एक व्यक्ति ना रहे। तो इस तरीके से हम अलग-अलग चीज़ों को देखें, समझें। धन्यवाद। इसको आगे हम और